वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं कुछ रजिस्ट्रेशन की कुछ केस स्टडीज चालू करूंगा बेटा, एंड उसको आपको अच्छे से सुनना है और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगर आप उसको अच्छे से समझेंगे, लिखेंगे, एग्जाम्पल्स ध्यान रखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। देखिए, मेरे को सिर्फ ये बताना है कि अलग अलग केसेस में मेरी क्या थ्रेशोल्ड लिमिट एप्लीकेबल होगी। मान लीजिए राजस्थान में मेरे एक क्लोथ का बिजनेस है, राजस्थान में मेरे एक क्लोथ का बिजनेस है, सूरत में मेरे क्लोथ का बिजनेस है मान लेते हैं, और राजस्थान में ही मेरे केमिकल का भी बिजनेस है, दिल्ली में मेरे शुगर का बिजनेस है। क्या ये चीज क्लियर हुई? अब मान लीजिए पंजाब में मेरे पेट्रोल का बिजनेस है। जब कभी एग्रीगेट टर्नओवर की बात होगी, मेरी बात समझना, जब कभी एग्रीगेट टर्नओवर की बात होगी तो जब राजस्थान का निकालोगे तो आपको सूरत को भी जोड़ना है। राजस्थान के टर्नओवर के लिए सूरत जुड़ेगा, केमिकल जुड़ेगा, शुगर जुड़ेगा, पेट्रोल जुड़ेगा, सारे के सारे ऑल इंडिया पैन बेसिस पे जुड़ेगा। यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर में तो आपको सभी लेना है। मतलब अगर क्लोथ का निकाल रहे हो तो भी सब जुड़ेगा, केमिकल के लिए निकाल रहे हो तो भी सब जुड़ेगा, शुगर के लिए निकाल रहे हो तो भी सब जुड़ेगा, पेट्रोल के लिए निकाल रहे हो, खैर पेट्रोल के लिए निकालोगे ही क्यों निकालोगे पेट्रोल के लिए? क्योंकि पेट्रोल तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई, उसको जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं होना है, तो उसका एग्रीगेट टर्नओवर लेना ही नहीं है। लेकिन जब राजस्थान के थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे तब पेट्रोल का टर्नओवर भी जुड़ेगा। तो देखिए यहां इसकी लिमिट कितनी होती थी? 40, सूरत में 40, केमिकल में 40, दिल्ली 40, पंजाब की कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। तो जो एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट होगी ना रजिस्ट्रेशन की, वो क्या हो जाएगी? 40। वो क्या हो जाएगी बेटा? 40। इज इट क्लियर? एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट 40। लेकिन अगर यहां पे सिर्फ एक चीज जुड़ गई, से फॉर एग्जांपल यहां सिर्फ एक चीज जुड़ गई, मणिपुर, और मणिपुर में भी क्लोथ का बिजनेस है, तो एग्रीगेट टर्नओवर में तो सभी चीजों का जुड़ेगा। अच्छा, मणिपुर की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 10। मणिपुर की थ्रेशोल्ड लिमिट कितनी है? 10। तो फिर ओवरऑल थ्रेशोल्ड लिमिट सबकी कितनी हो जाएगी? 10। सबकी कितनी हो जाएगी? 10। मतलब एक चीज देखिए, राजस्थान का टर्नओवर है 4 लाख का, क्लोथ का है 6, राजस्थान का केमिकल 4, दिल्ली का 6, फिगर अपनी अपन ले लेते, इसका 4 और इसका 6, ठीक है। तो कुल मिला के हो सिर्फ 30 ही रहा है, भले 40 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है। पहली चीज, भले ही 40 लाख से ज्यादा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। मणिपुर का इंडिविजुअली नहीं देखना है, एग्रीगेट देखना है। मणिपुर का इंडिविजुअली तो कितना? सिर्फ 6 है ना। मणिपुर का इंडिविजुअली 6 है ना, पर इंडिविजुअल टर्नओवर देखते ही नहीं है, एग्रीगेट देखते बेटा। तो मणिपुर का इंडिविजुअली 6 है, पर एग्रीगेटली तो 30 हो गया। तो एग्रीगेट 10 से ज्यादा है, एग्रीगेट 10 से ज्यादा है, तो मणिपुर तो रजिस्टर्ड होगा, सब रजिस्टर्ड होंगे, क्योंकि मणिपुर से टैक्सेबल सप्लाई हो रही है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हो जाती है बेटा? 10। लेकिन अगर सोचिए, मणिपुर में आप नेचुरल गैस नहीं, मान लो मणिपुर में अल्कोहलिक लीकर का बिजनेस है, तो अल्कोहलिक, जैसे पंजाब पेट्रोल को कंसीडर नहीं किया था ना, वैसे ही फिर मणिपुर को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। एग्रीगेट टर्नओवर में तो जुड़ेगा, एग्रीगेट टर्नओवर में तो जुड़ेगा, पर रजिस्ट्रेशन इन दोनों को कराना ही नहीं है।
तो फिर थ्रेशोल्ड लिमिट किसकी चलेगी? 40 40 40 40। लेकिन हो क्या रहा था पहले वाले केस में, अगर मणिपुर अल्कोहलिक लीकर के बजाय क्लोथ सप्लाई कर रहा है, चूंकि मणिपुर क्लोथ सप्लाई कर रहा है, टैक्सेबल सप्लाई है, तो मणिपुर की थ्रेशोल्ड लिमिट सभी स्टेट पे लग जाएगी। लेकिन सोचिए मणिपुर क्लोथ के जगह अल्कोहलिक लीकर दे रहा है, तो फिर ये थ्रेशोल्ड लिमिट को देखने की जरूरत ही नहीं है बेटा। थ्रेशोल्ड लिमिट मणिपुर की तभी देखी जाएगी जब वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो। अगर वो कर ही रहा है ऐसी सप्लाई, तो फिर इसको देखने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? आया समझ में? वैसे मैंने सभी नोट्स में लिख रखा है बेटा अच्छे से। आइए एक बार, आइए, होप सो केस स्टडीज आपने पढ़ ली होगी। अगर आपने रजिस्ट्रेशन के नॉर्म्स फॉलो नहीं करे तो आपके ऊपर पेनल्टी होगी 5000 रुपीज तक की। ऑब्जेक्टिव के लिए काम आ सकता है। आगे, एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड द टर्नओवर ऑफ ऑल ब्रांचेस। मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, क्लियर है? मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, क्लियर है? अब आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर निकालोगे, तो एग्रीगेट टर्नओवर, मान लीजिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, आपका एक बिजनेस है रायपुर में, एक बिजनेस है उदयपुर में, तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए उदयपुर और रायपुर दोनों का टर्नओवर जुड़ेगा। A dealer access two office, one in Delhi and another in Haryana. In order to determine whether X is liable for registration, turnover of both the office would be taken into account. Is it clear? आया समझ में? And only if the same exceed 20 lakhs, X is liable for registration. क्योंकि सर्विस के लिए क्या था बेटा? 20 लाख की लिमिट थी। सर्विस के लिए तो 10 और 20 है, और गुड्स के लिए 10, 20 और 40 है। पढ़ाया था कल। इफ अ पर्सन हैविंग द प्लेस ऑफ बिजनेस इन डिफरेंट स्टेट अक्रॉस द इंडिया and as one branch in any of the special category state, the threshold limit for GST registration will be reduced to 10 lakh. अगर वहां से टैक्सेबल सप्लाई हो रही हो तो। आया समझ में? अब ये वही जूजू इस्माइली पता नहीं क्या कहना चाहता है, उसी चीज को इधर लिख दिया। ठीक है, सोचने वाली बात है, ये खुद सोच रहा है तो आपको भी सोचना है। आगे बढ़ते बेटा। फिर मैंने कहा था जो एग्रीगेट टर्नओवर में, इसमें एक्सपोर्ट्स टर्नओवर, इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट, टैक्सेबल, एग्जेम्प्टेड, जीरो रेटेड, सप्लाई टू एसईजेड, सारे टर्नओवर आ जाएंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स, एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज, चाहे पेट्रोल डीजल, इंटर स्टेट सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन हैविंग द सेम पैन नंबर शुड बी इंक्लूडेड। अब वो पंजाब पेट्रोल वाला एग्जांपल आ जाएगा। रोहन ऑयल पंजाब इज इंगेज इन सप्लाइंग द मशीन ऑयल एज वेल एज पेट्रोल, इवन दो पेट्रोल जीएसटी के दायरे से बाहर है, पर रोहन को रजिस्ट्रेशन कराना ही नहीं कराना है। अब मान लीजिए रोहन एक ऑयल बेचता है मशीन का, उसका टर्नओवर हुआ 34 लाख और पेट्रोल का हो गया 8 लाख, यानी 42 लाख रजिस्ट्रेशन कराना है। सप्लाई ऑफ पेट्रोल इज नॉट लीवेबल टू जीएसटी बट द सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इज टैक्सेबल। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेदर रोहन ऑयल इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, turnover of both the supply would be taken into account, and if the same exceed 20 lakh, Rohan will be liable for registration. इसको 20 की जगह 40 करना बेटा। आया समझ में? 20 के बजाय 40 करना है। आगे, अच्छा, कितनी बार क्या होता है बेटा? एग्रीगेट टर्नओवर टू इंक्लूड ऑल सप्लाई मेड बाय द टैक्सेबल पर्सन वेदर ऑन हिज ओन अकाउंट और मेड ऑन बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल। देखिए हुआ क्या बेटा, समझना। एम लिमिटेड इज अपॉइंटेड मैसर्स बी। मैसर्स एम लिमिटेड ने किसको अपॉइंट किया? मैसर्स बी लिमिटेड को। देखते जाना, एज इट्स एजेंट। तो मैसर्स बी क्या हो गया? एजेंट हो गया, और एम क्या हो गया? प्रिंसिपल। ऑल द सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय मैसर्स बी लिमिटेड
तो बी लिमिटेड ने क्या किया, कुछ गुड्स सप्लाई करे एज एन एजेंट ऑफ एम लिमिटेड। तो एम लिमिटेड के कहने पे बी लिमिटेड ने सप्लाई करे, तो टर्नओवर किसका होगा, बी लिमिटेड का। अरे सुनो तो सही, अगर प्रिंसिपल एजेंट के बीच में आप आ गए, फंस गए, तो एक बहुत सीधी सी बात है कि बी लिमिटेड ने सप्लाई किया तो वो टर्नओवर किसका होगा, बी लिमिटेड का है। तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, आया समझ में। ओके, सिक्स्थ, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर अ प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर द टैक्सेबल सप्लाई टेक्स प्लेस। यानी पंजाब पेट्रोल रजिस्टर्ड नहीं होगा। आया समझ में, रीड कर लेना। नेक्स्ट बेटा, एक केस स्टडी। उदय एंटरप्राइजेज इज एंगेज इन सप्लाइंग द टैक्सेबल गुड्स इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट होती है 40, क्योंकि गुड सप्लाई कर रहा है। इट ऑल्सो सप्लाइज द एल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन फ्रॉम नागालैंड। तो नागालैंड में एल्कोहलिक लीकर सप्लाई कर रहा है। इट्स टर्नओवर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज 34 लाख इन महाराष्ट्र एंड 8 लाख इन नागालैंड। तो जब आप मेरी बात समझना, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे महाराष्ट्र का, तो आप नागालैंड का टर्नओवर भी लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। सिंस उदय लिमिटेड इज exclusively engaged in making taxable supply of goods from Maharashtra, the applicable threshold limit is 40 lakh. However, threshold limit will not be reduced. वो रिड्यूस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि नागालैंड से आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो। ये वो वाला केस हो गया, मणिपुर क्लोथ, मणिपुर एल्कोहलिक लिकर। तो मणिपुर की जगह इन्होंने नागालैंड लिया है। However, the threshold limit will not be reduced to 10 lakh as the supply of alcoholic liquor for human consumption from Nagaland are non-taxable supply. यानी threshold limit 40 की लगेगी। लेकिन अगर ये नागालैंड से क्लोथ होता ना, तो फिर threshold limit 10 लग जाती। आया समझ में? पक्का? फाइन बेटा, ये वाले पॉइंट्स काट देना। 22 सबसेक्शन 2 अब कोई मतलब नहीं है, 2017 में काम का था। चाहिए हो तो रीड कर लेना, भले ही वैसे कोई मतलब है नहीं। अच्छा, ये कहता है अगर आप अपना बिजनेस बेचते हो, बहुत ध्यान से सुनना और इसका आंसर बताना ऐसा क्यों लिखा है। अगर आप अपना बिजनेस बेचते हो, ट्रांसफर करते हो, तो आप आरसी ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप बिजनेस बेचते हो, बिजनेस किसी और को हैंड ओवर करते हो, तो आप बिजनेस तो बेच सकते हो पर आरसी कभी नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि बेटा आरसी पैन नंबर पे बेस्ड होती है। तो अगर कोई दो कंपनी मर्ज हो रही है, डीमर्ज हो रही है, बिक रही है, तो सीधी सी बात है, प्रेजेंट रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कराना पड़ेगा और नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो प्लीज समझना, अगर कोई ट्रांसफर ऑफ बिजनेस होता है तो सबसे पहली बात तो प्रेजेंट आरसी कैंसिल होगी, सरेंडर होगी और नया रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्योंकि क्या सौरभ बड़ाला अपना पैन नंबर आप लोगों को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता है। तो आरसी तो मेरे पैन नंबर पे होगी ना। अगर सौरभ बड़ाला का क्लोथ का बिजनेस है और मैं ये क्लोथ का बिजनेस मान लीजिए मिस्टर अजय को बेचता हूं, क्या सौरभ बड़ाला अपना पैन नंबर अजय को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता ना। तो फिर आरसी भी नहीं दे सकता। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 22। तो सेक्शन 22 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं बेटा। स्पेशली टर्नओवर की लिमिट ध्यान रखना। कहता क्या है वो? 10 लाख गुड्स के लिए, 10 लाख सर्विसेज के लिए, 20 लाख गुड्स के लिए, 20 लाख सर्विसेज के लिए, 40 लाख गुड्स के लिए, 20 लाख सर्विसेज के लिए। ये तो सबसे अच्छा था, रेस्ट ऑल। आया समझ में? तो 10 में क्या रहा है? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। तो थ्रेशोल्ड लिमिट रिड्यूस तभी लगती है अगर यहां से टैक्सेबल सप्लाई हो रही हो।
देखिए बेटा, एग्रीगेट टर्नओवर में तो सबका जुड़ता है, पर रिडक्शन तभी होगा थ्रेशोल्ड लिमिट का अगर वहां से टैक्सेबल सप्लाई हो तो। अच्छा, 2020 में क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुडुचेरी और तेलंगाना। इज इट क्लियर? आया समझ में? यहां 20-20 और रेस्ट ऑल में 40। लेकिन अगर आप एक आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर है, पान मसाला, टोबैको सब्सटीट्यूट या एडिबल आइस, तो वहां पे द वर्ड 40 विल बी रिप्लेस विथ 20। तो आइसक्रीम के लिए कितनी हो गई? 10-10 और रेस्ट ऑल के लिए 20। आया समझ में? इस तरीके से याद करना पड़ेगा बेटा। एक चीज बताता हूं बेटा, बहुत ध्यान से समझना, हो सके तो कनेक्ट करना। मान लीजिए सौरभ बड़ाला राजस्थान में है और एक गुड्स का मैन्युफैक्चरर है। द मोमेंट इसका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर हो गया, ये 40 लाख के ऊपर, तो यहां पे तो रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा? ऑप्शनल। 40 लाख तक तो मेरी मर्जी हो तो लू, मेरी मर्जी हो तो नहीं लू, पर 40 लाख के बाद रजिस्ट्रेशन क्या है? मैंडेटरी। सही है। मैं चाहूं तो ये रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन स्कीम में ले लूं या चाहूं तो मैं नॉर्मल स्कीम में ले लूं। याद आया? और अगर कंपोजिशन स्कीम में लेता हूं तो सेक्शन 10 तो कहता है 50 लाख तक का टर्नओवर, पर 10(1) में प्रोविजो इंसर्ट किया और ये कहा दिस लिमिट कैन बी रिड्यूस टू 1.5 करोड़, पर कुछ स्टेट गए 75 लाख में और कुछ स्टेट गए 1.5 करोड़ में। तो प्लीज एक काम करिए, एक बार लिमिट पढ़ लीजिए कंपोजिशन स्कीम की, क्योंकि मिक्स होगा। मैं श्योर हूं बेटा मिक्स हो जाएगा, मैं श्योर हूं ना बेटा मिक्स होता है। तो एक बार 22 को उसके साथ रीड कर लीजिए तो ज्यादा बेटर है। इज इट क्लियर? ओके। अब आता है अगला पॉइंट, दैट इज 24। पर 24 पढ़ने के लिए कहां है 24? ये रहा। 24 तभी पढ़ सकते हो अगर आपको बेसिक चीजें पता हो। 22 टर्नओवर और 23 कहता है रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है और 24 कहता है जग मार के कराना है। जीएसटी में मेरा अगला टॉपिक चालू हो रहा है, दैट इज द एनआरटीपी एंड सीटीपी। प्लीज समझना, एनआरटीपी और सीटीपी होता क्या है। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में मैं आपको ले रहा हूं नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। मेरा टॉपिक है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सीटीपी। सबसे पहले अपन सीटीपी समझते हैं। इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है बेटा, प्लीज समझना। मान लीजिए सौरभ बड़ाला का एक उदयपुर में बिजनेस है। सौरभ बड़ाला का एक उदयपुर में बिजनेस है ऑटो एंसिलरी का, ऑटो पार्ट्स और ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट्स में बेचता हूं। क्लियर हुआ बेटा? पहली चीज, सौरभ बड़ाला का एक बिजनेस है ऑटो एंसिलरी या ऑटो पार्ट्स का और मैं रजिस्टर्ड हूं उदयपुर में। यानी मैं रजिस्टर्ड कहां पे हूं बच्चों? राजस्थान में। यानी मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है दैट इज 08, पीछे का मेरा पैन नंबर और अगली 3 डिजिट वेरी होती है। दैट्स ओके। ये क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? अब क्या हुआ, मेरे को एक चीज पता पड़ी कि दिल्ली में प्रगति मैदान में प्रगति मैदान में और एक ऑटो एग्जीबिशन है। क्या है दिल्ली प्रगति मैदान में? ऑटो एग्जीबिशन।
अब मैं चाहता हूं कि ये जो बहुत फेमस होती है बेटा ये, ठीक है, प्रगति मैदान में बहुत बहुत ज्यादा फेमस है, स्पेशली ये इसके लिए भी, ऑटो एग्जीबिशन के लिए। तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना हो मैं ऑटो एग्जीबिशन में जाऊं, मैं ऑटो एग्जीबिशन में जाकर के बिजनेस करना चाहता हूं। पर दिक्कत यह है, दिक्कत क्या है देखना, दिक्कत यह है कि दिल्ली में मेरा कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। दिल्ली में मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है ही नहीं। मतलब मैं तो कैजुअली जा रहा हूं, मैं तो कैजुअली जा रहा हूं, समझ पाए, मैं कैजुअली जा रहा हूं, एसबी कैजुअली जा रहा है। इज इट क्लियर? कहां पे? दिल्ली। तो क्या सोचिए, मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर, क्या मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली में चल जाएगा? क्या मेरा ये 08 का रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली में चल सकता है? नहीं बेटा नहीं। मिस्टर केजरीवाल सरकार गुस्सा हो जाएगी, केजरीवाल सरकार कहेगी ये 08 का नंबर हमारे यहां नहीं चल सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूं चल जाए, मैं देखिए कोशिश कर रहा हूं चल जाए, आया समझ में, मैं कोशिश कर रहा हूं चल जाए पर सरकार कह रही है नहीं चले। मैं बार बार चाहता हूं चल जाए पर सरकार नहीं चलवाना चाहती। सरकार कहती है आपको दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। किसका नंबर लेना पड़ेगा? दिल्ली का रजिस्ट्रेशन नंबर। मैंने कहा पर मैं तो कैजुअली आया हूं। तो सरकार ने कहा एक काम करिए, आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन बन जाइए। मैंने कहा कैसे? बोले जब भी आप दिल्ली में बिजनेस कमेंस कर रहे हैं, जब भी आप दिल्ली में बिजनेस कमेंस करना चाहते हैं, उसके कम से कम 5 दिन पहले, एटलीस्ट 5 दिन पहले आप अपने आप को रजिस्टर कराइए। देखना बहुत इजी टॉपिक है, खत्म हो जाएगा बस अभी बेटा। तो अगर एक उदयपुर का, राजस्थान का ऑलरेडी रजिस्टर्ड पर्सन किसी और जगह जाके बिजनेस करना चाह रहा है कैजुअली, तो उसको कम से कम 5 दिन पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और बच्चों ये जो रजिस्ट्रेशन होगा ना, ये ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का होगा। जिसको फर्दर एक्सटेंशन भी दोगे तो भी 90 दिन ही। ये रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का होगा, और अगर मेरे को फर्दर एक्सटेंशन चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा 90 दिन। देखिए मैं नहीं कह रहा कि 90 दिन का रजिस्ट्रेशन होगा, अगर मुझे चाहिए ही 10 दिन के लिए तो रजिस्ट्रेशन 10 दिन के लिए होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो ज्यादा से ज्यादा कितना, 90 दिन, और खींच के अगर आप एक्सटेंशन भी मांगते हो तो भी ज्यादा से ज्यादा और 90 दिन। दूसरी बात ये कहता है कि जो भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो एडवांस में टैक्स जमा करा दे। मेरी बात समझना बेटा, सौरभ बड़ाला को इस रजिस्ट्रेशन नंबर पे एक एडवांस में टैक्स जमा कराना है। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं 10 लाख का माल बेचूंगा, मैंने सोचा मैं 10 लाख का माल बेचूंगा दिल्ली में। अच्छा 10 लाख पे 18% का रेट है जीएसटी का, मान लेते हैं, तो 1,80,000 में कलेक्ट करूंगा। तो फिर मैं सोच रहा हूं कि यार मैंने खरीदा भी तो होगा, तो 1,20,000 की उसकी क्रेडिट ले लूंगा, यानी मैं नेट जो डिपॉजिट कराऊंगा एडवांस में वो डिपॉजिट कराऊंगा 60,000। इज इट क्लियर? मतलब अगर कोई बंदा अपने आप को रजिस्टर्ड कराना चाहता है तो एटलीस्ट वो एडवांस में टैक्स जमा करा दे। इज इट क्लियर? इसको सेक्शन 24 के तहत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को। ये रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, फर्दर एक्सटेंशन 90 दिन, एडवांस टैक्स जमा कराएगा। सर ज्यादा करा दिया गलती से तो कोई बात नहीं बच्चों, रिफंड आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा टैक्स जमा करा दिया तो रिफंड हो जाएगा, RFD 01 फाइल कर देना। आया समझ में? श्योर
श्योर। अब अगला होता है एनआरटीपी। एनआरटीपी के भी कॉन्सेप्ट काफी हद तक यही है, पर एनआरटीपी में क्या होता है बेटा, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। ये जनरली आप देखते हो कितनी बार क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इंडिया में आके परफॉर्म करते हैं, जिनका ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, नीदर उनका रेजिडेंस इंडिया में है। अगर मान लीजिए एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इंडिया में आके परफॉर्म करता है, अगर एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इंडिया में आके परफॉर्म करता है, ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में, ना रेजिडेंस इंडिया में, तो ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, एनआरटीपी। इसको भी कम से कम 5 दिन पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। जिस जिस स्टेट में वो परफॉर्म करना चाहता है उस स्टेट में कम से कम 5 दिन पहले। ये रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा 90 दिन का होगा, नहीं फर्दर एक्सटेंशन भी देने की जरूरत पड़ेगी तो और 90 दिन। और इस एनआरटीपी को भी बेटा एडवांस में टैक्स तो डिपॉजिट कराना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है कि एनआरटीपी के पास पैन नंबर नहीं होगा तो उसका पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। सौरभ बड़ाला के पास तो पैन नंबर था ना, इसलिए सीटीपी का तो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, सीटीपी का तो पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पर एनआरटीपी का पैन बेस्ड रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। उसके कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन आईडी नंबर पे होगा, कोई पासपोर्ट नंबर पे होगा, डिपेंडिंग ऑन द केस टू केस। हां, पर एक लाइन और बस, लास्ट लाइन, एनआरटीपी को कम से कम एक रेजिडेंट का डिक्लेरेशन चाहिएगा। एनआरटीपी को अगर रजिस्टर्ड होना है जीएसटी में तो उसको एक रेजिडेंट बंदा पकड़ के लाना पड़ेगा जिसके पास पैन नंबर हो, और वो ये गारंटी दे सके कि एनआरटीपी अगर टैक्स नहीं दे पाया बकाया तो ये पर्सन देगा। अब समझना, मैं एक एनआरटीपी हूं, मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। पहली बात तो कम से कम 5 दिन पहले, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा 90 दिन, एक्सटेंशन चाहिए तो फर्दर 90 डेज। चौथी बात, एडवांस में टैक्स डिपॉजिट कराना पड़ेगा। पांचवी बात भी सुन लो, अगर आप एक्सटेंशन लेते हो तो उसका भी एडवांस में टैक्स तो जमा ही करानी है। अच्छा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का तो पैन नंबर बेस्ड रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, पर एनआरटीपी के पास तो पैन नंबर नहीं है तो उसका रजिस्ट्रेशन अलग तरीके से होगा। आगे, एनआरटीपी मतलब मैं अगर एनआरटीपी हूं तो मुझे एक रेजिडेंट पर्सन चाहिएगा जिसके पास पैन नंबर हो, और एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मेरे द्वारा अगर टैक्स में कोई कमी रह गई तो उसकी भरपाई वो करेगा। अगर मैं ये सब चीजें दे रहा हूं तो ही मेरा रजिस्ट्रेशन होगा। आइए, स्पेशल प्रोविजन फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ एनआरटीपी और सीटीपी। सबसे पहले बात तो मीनिंग ऑफ सीटीपी और एनआरटीपी। मीन्स अ पर्सन हु ओकेजनली, दिल्ली प्रगति मैदान, undertakes the transaction involving in the supply of goods or services or both in the course or furtherance of business, whether as a principal or agent or any other capacity। मैं किसी भी कैपेसिटी में जा रहा हूं in the state or union territory where he do not have a fixed place of business। इसीलिए तो मैंने मेले का एग्जांपल लिया, क्योंकि मेला आज है कल नहीं है। आया समझ में? एग्जीबिशन आज है नहीं है, मतलब कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। NRTP means a person who occasionally undertakes the transaction involving the supply of goods or services, but who has no fixed place of business or residence in India। मतलब ये एक रमता जोगी है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। द स्पेशल प्रोविजन पर्टेनिंग टू CTP एंड NRTP, रजिस्ट्रेशन जो कराना है कंपल्सरी गेट रजिस्टर्ड सेक्शन 24 के तहत at least 5 days prior to the commencement of business। आया समझ में? पैन नंबर होना चाहिए। एनआरटीपी के पास पैन नंबर नहीं है तो उसके कोई वैलिड पासपोर्ट नंबर, आया समझ में, या कोई और अदर प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट है उस पे होगा। उसको एक ऑथोराइज सिग्नेटरी चाहिएगी, इंडियन रेजिडेंट जिसके पास पैन नंबर है। आगे आगे क्या कहता है? GST REG 01 में एप्लीकेशन दे देना। वो आप रीड करते जाओगे बेटा। या तो पीरियड मेंशन्ड होगा,
आरसी में, या मैक्सिमम 90 डेज। आया समझ में? इज इट क्लियर? आया समझ में? फर्दर एक्सटेंशन भी 90 डेज का है। फर्दर एक्सटेंशन कहीं लिखा नहीं है शायद, और अगर लिखा हो तो आप रीड कर लेना। एडवांस टैक्स आपको डिपॉजिट कराना ही पड़ेगा। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट NRTP एंड CTP। अब समझना बेटा, मैंने लास्ट क्लास में सेक्शन 20 पढ़ाया था। लास्ट क्लास में मैंने सेक्शन 20 पढ़ाया था। 20 वापस बता रहा हूं, टर्न ओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन। सॉरी 22, 20 कहां से? 22 टर्न ओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन। 23 कहता है नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड। 24 कहता है कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब देखो एक चीज समझना, मैं सेक्शन वाइज बोलूंगा। अगर आपको सेक्शन वाइज याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर एक बहुत सिंपल सी चीज के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 22, 23, 24। 23 कहता है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, पर 23 22 को सरपास नहीं कर सकता। पर 24 को तो सरपास कर ही सकता है। अब ये लाइन यूं नहीं समझ में आएगी। देखो 24 ने कहा, मान लो 24 ने कहा कि तुझे तो रजिस्ट्रेशन कराना है, 23 ने कहा कि मत करा, तो फाइनली क्या होगा? मत करा। पर उधर से अगर 22 कहता है भाई भले ही 23 ने कहा कि तू मत करा, पर तेरा टर्नओवर तो एक्सीड कर गया, इसलिए अब तू कराएगा, तो अब 23 चुप हो जाएगा। 24 ने कहा कि तेरे को रजिस्ट्रेशन कराना है, तो 23 ने कहा छोड़ यार, मत करा यार, मत करा। तो 23 ने बचा लिया किससे? 24 से। 23 24 से तो बचा लेगा, पर 23 कभी 22 के आगे नहीं बोलेगा। 23 कभी 22 के आगे नहीं बोलेगा। मतलब 24 ने कहा तू रजिस्टर्ड हो, 23 आएगा कहेगा चलना यार तू मत हो, छोड़ना यार कोई बात नहीं। पर 22 ने कहा कि करना ही पड़ेगा, तो फिर 23 चुप हो जाएगा। थोड़ा टिपिकल लगेगा पर समझना जरूरी है। देखिए बेटा, मान लीजिए ये इतने सारे लोग हैं, देखना ये जो पिंक कलर है इसमें 24 कह रहा है भैया तुम रजिस्टर्ड हो जाओ। ट्वेंटी 24 ने कहा तुम रजिस्टर्ड हो जाओ, इतने सारे जनों को कहा। 24 ने क्या कहा? तुम रजिस्टर्ड हो जाओ। 23 आएगा, कहेगा यार एक काम करो ना यार। 23 आएगा, वो कहेगा यार एक काम करो, तुम लोग रजिस्टर्ड मत हो। आया समझ में? तो जिसको 24 कह रहा है हो जाओ, उसको 23 कहेगा मत हो। आया समझ में? पर अब कहेगा 22, अच्छा तुम नहीं हो रहे हो, पर चूंकि तुम्हारा टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है, चूंकि तुम्हारा टर्नओवर लिमिट से ज्यादा है, इसलिए तुम रजिस्टर्ड हो जाओ। तो देखिए 24 ने तो इन को कहा रजिस्टर्ड हो जाओ, 23 ने इन को बचा लिया, और 22 ने कहा कि भाई तू तो रजिस्टर्ड हो जा। अरे समझ आ रहा है क्या? थोड़ा सा टेक्निकल है प्लीज, तभी तो देखो बेटा आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब प्लीज सुनिएगा, अब इसको दूसरे तरीके से समझा, तो ये तो अब आप आराम से समझ जाओगे। ये कौन है? 24। ये 24 है अपने निशांत सर। देखो बेटा 3 भाई है, राहुल सर, सौरभ सर, निशांत सर, ठीक है। इनको अपन कह देते 22, ये भाई साहब है 23, और ये भाई साहब है 24।
तो निशांत सर ने कहा सभी जने रजिस्टर्ड हो जाओ। क्लियर है? निशांत सर ने कहा सभी जने रजिस्टर्ड हो जाओ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? अब सौरभ सर, देखना सौरभ सर क्या करेंगे। सौरभ सर कौन है? 23। सौरभ सर क्या करेंगे? 24 से बचा लेंगे। सौरभ सर क्या करेंगे? 24 से बचा लेंगे। अरे भैया ये सबसे बड़े भाई, ये सबसे भोले भाले भाई और ये सबसे दुष्ट भाई। क्लियर है? अरे समझना, व्यवहार रखना बेटा, ठीक है? तो 23 24 से तो बचा लेगा, पर 23 कभी कुछ नहीं बोलेगा 22 को। 24 के डिसीजन को ओवर रूल कर देगा 23। अब तो समझ जाओ, निशांत सर के डिसीजन को ओवर रूल कौन कर देते हैं? सौरभ सर। और सौरभ सर कभी राहुल सर के आगे बोलते ही नहीं है। क्या अब तो कहानी याद रहेगी? यानी कि अब देखिए, निशांत सर ने कहा कि 24 तुम रजिस्टर हो जाओ। सौरभ सर ने रिक्वेस्ट करी, यार निशांत सर कुछ एक जनों को छोड़ दो ना यार, इनको कुछ एक जनों को छोड़ दो, इनको रजिस्टर मत कराओ। आया समझ में? कुछ एक जनों को छोड़ दो, इनको रजिस्टर मत कराओ। तो मतलब ये कौन कौन है? ये मैंने इनको किससे बचा लिया? देखो 23 से बचा ली, 24 से बचा लिया। किसने बचाया? 23 ने। तो जो इस कलर के थे उसको मैंने किस में डाल दिया? रेड में। अब देखिए राहुल सर, राहुल सर होंगे 22। राहुल सर ने कहा यार ये पर्सन का टर्नओवर तो ज्यादा है, तो सौरभ सर आपको इसको नहीं बचाना है। मैंने कहा ठीक है भैया। आया समझ में? यानी रजिस्ट्रेशन कराने के दो सेक्शन है, एक 22 एक 24, एक 22 एक 24, और रजिस्ट्रेशन से बचाने का एक सेक्शन है, दैट इज 23। अब तो आ जाएगा बेटा, कहीं लिख लेना राहुल सर, सौरभ सर, निशांत सर। बेटा देखो तीन भाई है, सबसे बड़ा कौन है? राहुल भैया, दूसरा सीधा साधा इंसान, और तीसरा सबसे दुष्ट इंसान निशांत सर। अब आया समझ में ये चीज? अब वापस दूसरे तरीके से समझ लो भले। देखिए अब इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अलग अलग कलर ले रहा हूं। राहुल सर ब्लैक कलर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सौरभ सर और निशांत सर, इनको क्या कलर दें? निशांत सर मतलब सेक्शन 24, मतलब इनको रजिस्टर होना है, और राहुल सर के अकॉर्डिंग इनको रजिस्टर्ड होना है। आया समझ में? अब सौरभ सर बचाएंगे रजिस्ट्रेशन से, सौरभ सर बचाएंगे रजिस्ट्रेशन से, तो वो सिर्फ और सिर्फ किसको बचा सकते हैं? आया समझ में? सिर्फ इन्हीं को। आया? पर राहुल सर ने कहा भाई तू 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 इधर, भाई साहब आप इधर आ जाओ फटाफट। आया समझ में? आप देखिए गेम क्या हुआ, गेम इतना सा हुआ है। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन थे किसके? निशांत सर ने कहा इनको रजिस्टर्ड होना है, ठीक है। राहुल सर आए, उन्होंने कहा ये देखो टर्नओवर वाले ये भी रजिस्टर्ड हो, ये हो गए। अब सौरभ सर आए, उसमें से कुछ जने लेके चले गए, यानी 24 से बचाया है सौरभ सर ने। और समझे क्या राहुल सर ने क्या किया? इसमें से एक बंदे को कहा तेरा टर्नओवर ज्यादा है। देखिए सौरभ सर ने 24 से बचाया, पर राहुल सर ने क्या कहा? तेरा, इसका कलर देखते जाना, तेरा टर्नओवर चूंकि 20 लाख से 22 थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, तो भाई तू तो आजा अंदर। आया समझ में?
यानी कि देखो बेटा, मैं बार बार अगर ये पिक्चराइजेशन कर रहा हूं तो कुछ तो रूल होगा तभी कर रहा हूं, कुछ तो बात होगी तभी कर रहा हूं। यानी कि रजिस्ट्रेशन से बचाया जाएगा 23 के द्वारा, पर हर केस में वो 24 से बचाएगा, 22 से नहीं बचाएगा। और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सेक्शन 22 और 24 है। इज इट क्लियर? पहले आप यहां तक क्लियर कर लीजिए, इसके बाद में आप क्या ये सेक्शन चालू करता हूं। इसको आप रीड करोगे, आपको लगेगा अरे यार क्या बकवास है, बहुत इजी है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्लियर है? मुझे पता है कितनी बड़ी बात है बेटा, ये कितनी बड़ी बात है मुझे पता है। इज इट क्लियर? पॉइंट 11 पॉइंट से आया समझ में? इज इट क्लियर? उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स है जिसको रजिस्ट्रेशन से बचाया जाएगा। टिल नाउ एक बार यहां तक आप अच्छे से लर्न कीजिए, फर्दर आगे बढ़ेंगे। मैं रिपीट करता हूं बेटा, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स आपके फॉर्म नंबर ज्यादा आएंगे, सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स आपके फॉर्म नंबर ज्यादा आएंगे, सीएस स्टूडेंट्स आपके केस स्टडी थोड़ी आएगी। इज इट क्लियर? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।